Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग आपके पास लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज 3 बिजनेस स्टडीज का सॉल्यूशन. आई होप आपने ये जो पेपर था इसे सॉल्व कर लिया होगा और अब आप चेक करते हैं इसका आंसर आपका कितना करेक्ट है. पर हम आपको यहाँ पर सिर्फ 6 क्वेश्चन नहीं देंगे, हम आपको 6 कंसेप्ट क्लियर करेंगे. यानी इस केस स्टडी में इस्तेमाल होने वाला जो भी कंसेप्ट होगा उससे रिलेटेड होल कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, सो दैट आपके लिए ये जो वीडियो हो आधे घंटे का या 45 मिनट का, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो. आप 6 कंसेप्ट कर जाएं. अगर हमारे 3 टेस्ट सीरीज आए हैं तो आपके पास कम से कम भी 18 टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए. तो चलिए फटाफट से देखते हैं. प्रभाकर परचेज एन ISI marked electronic iron from Raja Electricals. While using, he found that it was not working properly. He approached the seller and complained for the same. The seller satisfied Prabhakar by saying that he will ask the manufacturer to replace this iron. The manufacturer refused to replace and Raja Electrical decided to file a complaint on a consumer court. तो देखिए प्रभाकर ने ये इलेक्ट्रिकल जो है आयरन खरीदी थी राजा इलेक्ट्रिकल से, मतलब जो होलसेलर होगा, डीलर होगा. डीलर के पास जाता है प्रभाकर, डीलर ने उसकी बात सुनी, यानी राइट टू हर्ट जो है वो उसका पूरे तरीके से क्लियर करा गया. लेकिन राजा इलेक्ट्रिकल ने जब मैन्युफैक्चरर कंपनी को कंप्लेंट करा तो मैन्युफैक्चरर ने उसे रिप्लेस करने से मना कर दिया. राइट. और राजा इलेक्ट्रिकल अब ये डिसाइड कर रहा है कि क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने मेरी बात सुनने से मना कर दिया तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाता हूँ. तो यहाँ पर राजा इलेक्ट्रिकल जो है कोर्ट में जा रहा है. सबसे पहले यही तरीका है कि पहले आप ये दोनों पार्ट पढ़ लो और उसके बाद केस स्टडीज पढ़ो, तो आपको अच्छे से क्लियर होता है कि आपको जवाब क्या देना है. तो कैन राजा इलेक्ट्रिकल फाइल अ कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट? हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अकॉर्डिंग टू एक्ट 1986? तो बच्चों यहाँ पर प्रभाकर ही केस कर सकता था, यहाँ पर राजा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद एक डीलर है. ठीक है. और हमारे पास प्रॉपरली बताया गया है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट और अगेंस्ट हुम कैन फाइल अ कंप्लेंट. तो सबसे पहली बात तो हमें पता है कि 3 टायर मशीनरी क्या है जहां पर कंप्लेंट करी जा सकती है. डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन. डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपकी कम से कम 1 करोड़ तक की कंप्लेंट, मतलब 1 करोड़ से कम तक की कंप्लेंट जा सकती है. स्टेट कमीशन में अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का कंपनसेशन है और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो सीधा नेशनल कमीशन में जाया जाता है. तो पहला पार्ट ये था, क्या राजा इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट कर सकती है? तो नहीं. नो, राजा इलेक्ट्रिकल कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट बिकॉज ही is not a consumer as per the provision of Consumer Protection Act 1986. He is a reseller, he is a dealer, he cannot file a complaint. क्योंकि जो एक्ट है उसमें क्लियरली बता रखा है कौन कंज्यूमर है, किन को राइट है कंप्लेंट करने का. उसमें डीलर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर इनको नहीं लिया गया, बल्कि इनके अगेंस्ट ही तो कंप्लेंट करी जाती है. राइट. तो यहाँ पर आपके पास इसका जवाब है बी पार्ट का, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट. तो कंज्यूमर हिमसेल्फ कैन फाइल अ कंप्लेंट. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर सकती है. जैसे मैगी का केस हुआ आपका, है ना, मैगी के जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसको बंद कर दिया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट खुद से भी किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, किसी कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पूरी पब्लिक एट अ लार्ज को नुकसान हो रहा है हमारे देश की. कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी ले सकती है अगर उनको जरूरी लगता है. वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द न्यूमरस कंज्यूमर. जरूरी नहीं है कि सभी कंज्यूमर्स जो भी उस प्रोडक्ट से आप कह सकते हैं प्रॉब्लम में है वो सभी कंप्लेंट करें. 1 या 2 कंज्यूमर उन सभी कंज्यूमर के बिहाफ पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं. अगर जो कंज्यूमर था उसकी डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हेयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पर कंज्यूमर के तौर पे फाइल कर सकता है कंप्लेंट. और माइनर का अगर केस था तो उसके जो पेरेंट्स हैं या लीगल गार्जियन जो हैं वो कंप्लेंट कर सकते हैं. तो इसके अलावा किसी और को राइट नहीं दिया गया जो आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है कि भाई आप कंप्लेंट कर दीजिए. राइट. तो यहाँ पर डीलर जो है वो कंप्लेंट नहीं कर सकता. अब ये तो हो गया हु कैन फाइल अ कंप्लेंट. इसके साथ साथ ये भी कवर कर लो ना अगेंस्ट हुम कैन फाइल अ कंप्लेंट, इसलिए हमने नोट में अलग से मेंशन कर दिया. तो अगर डिफेक्टिव गुड्स होगा, गुड्स डिफेक्टिव होता है, तो मैन्युफैक्चरर, सेलर या डीलर जो भी आपकी बात नहीं सुन रहा, रिप्लेसमेंट नहीं दे रहा या जो भी चीज़ है उसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट. और अगर सर्विस है तो सर्विस को डिफेक्टिव ना बोलकर सर्विस को डेफिशिएंट बोलते हैं. तो अगर सर्विस डेफिशिएंट है तो सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कंप्लेंट होगी. राइट. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या राजा इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट कर सकता था? तो नहीं, क्योंकि वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आता. ये लोग हैं कंज्यूमर. राइट. और किसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं? तो मैन्युफैक्चरर, सेलर, डीलर और सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, Charu is working in a company on a permanent basis. Okay, as per the job agreement, she had to work for 8 hours a day and was free to work overtime. तो 8 घंटे तो काम करना है और अगर ओवर टाइम करना चाहती है तो कर सकती है. ठीक है. चारू वर्कड ओवर टाइम
नाउ अब उसने अपनी मर्जी से ओवर टाइम किया. ड्यू टू ओवर टाइम शी फेल इल एंड हैड टू टेक लीव फ्रॉम हर वर्क. नो वन शोड कंसर्न अबाउट हर हेल्थ. किसी ने उसकी हेल्थ के बारे में पूछा ही नहीं कंपनी में, भाई चारू जी कहाँ चली गई. शी रियलाइज्ड दैट शी वॉज फुलफिलिंग ओनली सम ऑफ हर नीड्स वाइल द अदर नीड्स रिमेन टू बी फुलफिल्ड. तो चारू को लगा कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, मैं अपनी सारी नीड जो है सेटिस्फाई नहीं कर रही, कुछ नीड्स तो मैं अनफुलफिल्ड रख रही हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ चारू बाय कोटिंग द लाइंस. अब ये नहीं बोला कि इसकी कौन सी नीड सेटिस्फाइड है कौन सी नहीं, आपको बस ये बोला गया कोटिंग द लाइंस, मतलब यहाँ पर किन नीड्स के बारे में बात करी गई है चारू की, राइट. फिर ऑल्सो मेंशन 2 अदर नीड्स विच आर नॉट फुलफिल्ड बाय द चारू. कौन सी चारू की जो नीड्स थी यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं थी. सबसे पहले हम कोट करेंगे लाइंस को. तो हमारे पास सबसे पहली नीड है सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी नीड, जिसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई थी कि वो परमानेंट बेसिस पे कंपनी में काम कर रही थी, यानी उसके पास जॉब सिक्योरिटी तो थी. ये वाली नीड्स उसकी सेटिस्फाइड हो रही थी. एफिलिएशन नीड की भी यहाँ बात करी गई है, क्योंकि ये बोला गया था कि उसको कोई भी कंसर्न शो नहीं कर रहा. भाई बीमार है, पूछ तो लो क्यों कितने दिन छुट्टी पे रहेंगी मैम, तो किसी ने पूछा ही नहीं, है ना भाई. तो एफिलिएशन नीड, जिसको बिलोंगिंगनेस नीड बोलते हैं, जो कि फ्रेंडशिप आप कह सकते हैं, या फिर लोगों के साथ बातचीत करने वाली एक नीड होती है. तो यहाँ पर उनकी ये नीड सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी. बट फर्स्ट पार्ट में आपसे ये नहीं कहा कि कौन सी नीड सेटिस्फाइड हुई कौन सी नहीं, आप सिर्फ नीड्स बताइए जो इस लाइन में है. तो एक सेफ्टी नीड के बारे में बात हुई थी और एक एफिलिएशन नीड के बारे में बात हुई थी. फिर बी पार्ट में हमसे पूछा गया 2 और नीड बताइए जो इसके अलावा यहाँ पर हो सकती हैं. तो एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, क्योंकि बेसिक साइकोलॉजिकल नीड जो है आपके पास, जो कि फूड शेल्टर इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, वो तो चारों की बेसिकली हो ही रही है कंप्लीट. उसके बाद ही आपके पास सेकेंड नीड आती है सेफ्टी नीड, जो कि उनकी कंप्लीट हो रही थी परमानेंट, ठीक है ना. उनकी एफिलिएशन नीड नहीं सेटिस्फाइड हो रही, तो उसके ऊपर वाली नीड तो अभी अनसेटिस्फाइड पड़ी ही होंगी, यानी एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. एस्टीम नीड मतलब स्टेटस से रिलेटेड नीड, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है आपके पास जो आपको पसंद हो, एक तरीके से जो आपको चीज़ें करनी हो, उन नीड्स को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, राइट. तो एक बार हम सारी नीड्स को समराइज कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक ही खत्म हो जाए कि नीड्स कौन कौन सी हैं, है ना. ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया, तो क्वेश्चन हमको समझ आ गया, लेकिन हम सारी नीड्स को देखते हैं. तो देखिए, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, सैलरी से रिलेटेड, कपड़ा, रोटी, मकान, बेसिक सैलरी मुझको चाहिए. जब ये सेटिस्फाइड हो जाती है तब हमारी सेकेंड नीड राइज हो जाती है सेफ्टी नीड्स. भाई अब रोटी कपड़ा मकान के लिए तो सैलरी मिल रही है, अब मुझको स्टेबल इनकम चाहिए, मुझे जॉब परमानेंट चाहिए, सेफ्टी चाहिए. तो सेफ्टी नीड, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, और मुझे पेंशन वेंशन चाहिए. फिर आती है एफिलिएशन नीड, जिसमें आप फ्रेंडशिप चाहते हैं, गुड रिलेशनशिप चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, आसपास अपने साथ और लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जो भी आपके कुलीग्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं. दैट इज व्हाट एफिलिएशन नीड, जो कि यहाँ पर चारू की फुलफिल्ड नहीं थी. ये दोनों उसकी फुलफिल्ड थी. उसके बाद जब ये फुलफिल्ड नहीं थी तो एस्टीम नीड, स्टेटस, जॉब टाइटल, गुड जॉब टाइटल, वो भी नहीं था, ठीक है ना. फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें होता है सेल्फ फुलफिलमेंट, मतलब अगर हमको लगता है कि हाँ यही वो चीज़ थी जो हम करना चाहते थे. जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, बहुत कम लोगों का ये होता है कि हाँ यही वो जगह थी जहाँ हम पहुंचना चाहते थे, यही वो काम था जो हम करना चाहते थे, यही सब वो चीज़ें थी, ये हमारे ड्रीम थे, तो उसे बोलते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है ना. तो अचीवमेंट, गोल के अचीवमेंट जहाँ फील होना शुरू हो जाए, दैट इज व्हाट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. तो ये आपकी मैस्लो हायरार्की है जो कि नीड से रिलेटेड है. तो ये हमारा दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया. फर्स्ट में हमने क्या सीख लिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का हु कैन फाइल अगेंस्ट हुम कैन फाइल. यहाँ पर हमने सीख लिया मैस्लो की नीड हायरार्की. चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन. एक्सप्लेन गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंजॉय अ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी देन कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी. बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करा, जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस था उसको अलग तरीके से पूछ लिया. इसीलिए हम कहते हैं, जब हमसे बच्चे कहते हैं कि डिफरेंस के मैम 4 पॉइंट कर लें, 3 पॉइंट कर लें, तो हम कहते हैं सारे करके जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता. अब देखिए स्पेसिफिकली उसने अपनी मर्जी से 4 पॉइंट दिया और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, ठीक है ना. तो कहता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंजॉय अ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी देन कैपिटल मार्केट. क्या ये सच है या झूठ? तो हाँ, लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ज्यादा लिक्विड है. तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर लिक्विड एज आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करा गया है, जो ये पूरे तरीके से एश्योर करता है कि मनी मार्केट की रेडी मार्केट मिले, यानी यहाँ जाकर आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को सेल परचेज कर सकते हैं. यानी जैसे आपके पास स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है जहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं जल्दी जल्दी. वैसे भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 1 साल के होते हैं, 15 दिन के भी होते हैं, 20-25 दिन के भी होते हैं, बट उससे पहले भी आप उनको जो है लिक्विड कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया. तो इसीलिए आपका जो पहले सवाल का जवाब है, क्या मनी मार्केट ज़्यादा लिक्विड होती है, तो इसका जवाब है हाँ जी बिल्कुल होती है. फिर दूसरा सवाल, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्कियर
बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न एंड रीपेमेंट। यस, आपको कैपिटल, इसका जवाब भी हाँ है, क्योंकि आपको पता है कि जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें होता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बेसिकली तो यही चीजें होती है, डिवेंचर्स भी होता है, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आपको डिविडेंड कितना मिलेगा। तो रिटर्न श्योर नहीं है कि ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ नहीं भी मिल सकता। और क्योंकि रिटर्न श्योर नहीं है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है, डूब भी सकता है आपका पैसा। लेकिन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एक तो पहला बेनिफिट तो ये होता है कम टाइम के लिए उधार दिया जाता है, पहली सेफ्टी तो ये। दूसरी, इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बैंक हो गए, गवर्नमेंट हो गई, या फिर बड़ी बड़ी क्रेडिटवर्दी कंपनीज हो गई, तो वहां पैसा डूबने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम कहें कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट ज्यादा रिस्कियर होते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट जनरली यील्ड हाई रिटर्न फॉर इन्वेस्टर देन मनी मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, देखिए रिटर्न का रिस्क से रिश्ता है, तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर मोर रिस्की देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इनका रिटर्न भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा मिलेगा आपको, राइट। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। यस, हमने फाइनेंशियल मार्केट का पूरा चार्ट बनाकर दिखाया था आपको लास्ट क्लास में भी, कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर फाइनेंशियल एसेट की सेल परचेज होती है, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया, मनी मार्केट यानी शॉर्ट टर्म मार्केट, कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म मार्केट। इसके भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपनी और इन्वेस्टर मीट करते हैं, यानी यहाँ कंपनी अपने शेयर इशू करती है, लोगों से उधार लेती है, इसलिए इसको इशू मार्केट भी बोला जाता है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या है, जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करे जाते हैं कंपनी के द्वारा, उन्हीं की सेल परचेज होती है। तो प्राइमरी मार्केट को बिल्कुल सही न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो आपने क्या समझा, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का सारा डिफरेंस अच्छे से पढ़ लो वीडियो पॉज कर, क्योंकि इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। फिर हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल आने के चांसेस आपके पास होते हैं। सनराइज लिमिटेड डीलिंग इन रेडीमेड गारमेंट्स इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू कैटर टू इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये कंपनी अपने पैर फैलाना चाहती है और उसके लिए इसको लोन चाहिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द कंपनी वांट्स एडिशनल 80 लाख रुपीज फॉर रिप्लेसिंग मशीन। तो एक नई मशीन खरीदनी है मॉडर्न वाली, और पुरानी मशीन हटाने के लिए 80 लाख रुपए कंपनी को चाहिए। द कंपनी विशेज टू रेज फंड बाय इशूइंग डिबेंचर। the debt can be issued at a higher production capacity। तो डेट इशू किया जा सकता है, कंपनी को यही लग रहा है। The company wishes to raise the required fund by debt having cost 10%। तो जो इंटरेस्ट रेट है आपका डेट का वो है 10%। EBIT फॉर द प्रीवियस ईयर कंपनी वॉज 8 लाख रुपीज, यानी कंपनी ने पिछले साल 8 लाख रुपए की कमाई करी थी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों चीजें बोल सकती हैं। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट यानी 10 लाख रुपए लगाकर कंपनी ने 8 लाख रुपए कमाए थे। कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं इसको। सजेस्ट वेदर इशू ऑफ डिबेंचर वुड बी कंसीडर अ रैशनल डिसीजन बाय द कंपनी। तो आपको ये बताना है इस न्यूमेरिकल के थ्रू, क्या कंपनी को 80 लाख रुपए डिबेंचर से लेने चाहिए, क्या ये सही डिसीजन होगा या नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन हमने जो है यहाँ पर समराइज कर ली कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8 लाख का है, और कैपिटल एम्प्लॉयड यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 10 लाख रुपए की करी थी। अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है, और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है अमाउंट की वो कितनी है, 80 लाख रुपए। और हमसे सवाल ये पूछा गया क्या ये 80 लाख रुपए डिबेंचर्स के थ्रू ले लेने चाहिए या नहीं। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारी फेवरेबल सिचुएशन है या अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज अ फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन। नाउ व्हाट इज फेवरेबल सिचुएशन? फेवरेबल सिचुएशन में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी होता है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी जो आपने इन्वेस्ट करा उस पर जो कमाई है अगर ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, लोन के इंटरेस्ट से अगर ज्यादा है तो उसको फेवरेबल सिचुएशन बोलते हैं, और उसमें आपको डेट ज्यादा इशू करना चाहिए, ठीक है। वाइस वर्सा अगर अनफेवरेबल सिचुएशन है यानी आपका रिटर्न कम है, यानी आप खुद तो कम कमा रहे हो, इंटरेस्ट कहाँ से दोगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपका रिटर्न है 12% और आपको इंटरेस्ट देना है 10%, ठीक है जी, बिल्कुल डेट इशू कर दो। लेकिन अगर आपका खुद का रिटर्न ही 8% हो, है ना, और आपको इंटरेस्ट 10% देना है, कहाँ से दोगे भाई? 8% कमा रहे हो, 10% देना है, कहाँ से पॉसिबल है? तो वहाँ पे डेट नहीं इशू करना चाहिए, इट वुड बिकम मोर रिस्की फॉर द फर्म। और ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है भाई? जब फेवरेबल सिचुएशन होती है यानी रिटर्न ज़्यादा होता है इंटरेस्ट से, तब आप डेट इशू करो, और डेट इशू करने से इंटरेस्ट माइनस हो जाता है EBIT में से। जब इंटरेस्ट माइनस हो जाता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो जाता है, तो उससे टैक्स की बचत होती है कंपनी की, और जो टैक्स की बचत होती है ना वो इक्विटी की जेब में चला जाता है पैसा। तो डेट इशू करने से इक्विटी के होने वाले बेनिफिट को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं।
और ये सब तभी होगा जब आपकी फेवरेबल सिचुएशन है। तो हमारे सवाल का जवाब देने के लिए पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो कि है 10%, अब हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 8 लाख रुपए आपकी EBIT है और 10 लाख रुपए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनटू 100 करेंगे तो ये 8% आता है। तो देखिए यानी आपने पिछले साल जो इन्वेस्ट करा था उसका 8% कमाया था और आपको इंटरेस्ट कितना देना है 10%। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 8% कमाकर 10% इंटरेस्ट भी दे देंगे। तो यहाँ पर ये फेवरेबल सिचुएशन नहीं है और ऐसे केस में यहाँ पर डिवेंचर इशू करना एक रैशनल डिसीजन नहीं रहेगा। ठीक है जी, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर है। उसके बाद द स्टाफिंग फंक्शन ऑलवेज फॉलोज द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। डू यू एग्री? हमने स्टाफिंग का आपके पास 1 शॉट वीडियो भी दिया है, आपको उसमें भी बताया है ये क्वेश्चन हमने इसलिए इसमें भी लिया है। क्या स्टाफिंग हमेशा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करती है? देखिए अगर ये ऑलवेज नहीं होता ना तो शायद हम इसे करेक्ट भी लिख देते, लेकिन ऑलवेज शब्द आने की वजह से मैं इसको करेक्ट नहीं लिखती। ऑलवेज कुछ नहीं होता, राइट? तो स्टाफिंग फंक्शन हमेशा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद नहीं होता। तो इसके लिए बुक में ही आपके पास 2 पैराग्राफ मेंशन है। अगर कोई नई एंटरप्राइज है तो येस इट इज ट्रू, स्टाफिंग प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद होगी, यानी क्या काम करना है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लो, ऑर्गेनाइजिंग कर लो, उसके बाद ही स्टाफिंग होती है। लेकिन अगर एक एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है तो उसमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन स्टाफ खाली होता रहता है कंपनी का, क्योंकि एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़ के जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं या कंपनी के द्वारा निकाल दिए जाते हैं या कंपनी में कोई नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। उसके लिए आपको स्टाफिंग करते रहना है इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो हमेशा ये कहना कि स्टाफिंग फॉलो करेगा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को, तो ये एकदम ट्रू नहीं है। न्यू एंटरप्राइज में डेफिनेटली, लेकिन एग्जिस्टिंग फर्म में ऑर्गेनाइजिंग नहीं भी हुई है तो, या ऑर्गेनाइजिंग पहले ही हो चुकी है लेकिन स्टाफिंग तो हर साल हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर साल हर महीने, डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी अराइज हो रही है। तो इस सवाल का जवाब याद रखिएगा क्योंकि इसका आंसर आप गलत भी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी। हमने पूरी कोशिश करी अपने टेस्ट सीरीज में आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर आए, केस स्टडी के जरिए या डायरेक्ट के जरिए। तो सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिससे पार्लियामेंट में एक एक्ट लाकर जो है पास कर इसको अथॉरिटी जो है दी गई, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज आपके ऑल ओवर इंडिया चलते हैं उन पर कंट्रोल अथॉरिटी रखती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के शेयर बेचने खरीदने के लिए बहुत सारे इंटरमीडियरी इन्वॉल्व हैं, ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं, सब ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं, कंपनीज वहाँ इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि देश के सिटीजन हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करे फ्रॉड से। तो उन फ्रॉड से बचाने के लिए जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस में हो सकते हैं, कंट्रोल अथॉरिटी बनाई गई सेबी। तो सेबी इज अ कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ ऑल द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं आपके पास, कलकत्ता, चेन्नई, जहाँ पे भी आपका स्टॉक एक्सचेंज है उन सभी स्टॉक एक्सचेंज पे कंट्रोल रखता है। इसके फंक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। ये क्वेश्चन जनरली डायरेक्ट कम आता है, केस स्टडी में ज़्यादा आता है, तो आपको तीनों फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। सबसे पहला है प्रोटेक्टिव, जैसे कि नाम से तो चल रहा है प्रोटेक्ट करना। तो क्या करेगा? प्रोहिबिट, रोकेगा फ्रेडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। स्टॉक एक्सचेंज में सेबी प्रोहिबिट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा किसी तरह के फ्रॉड और अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। कंट्रोल करेगा इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस रिगिंग को। अब ये 2 टर्म समझिए। इनसाइडर ट्रेडिंग होती है जब आपके पास कंपनी के जो इंटरनल आपके पास स्टाफ होता है, मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी के शेयर जाके खरीद लेते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ द कंपनी। मतलब वो पर्सनल अपने आप को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं जबकि उनको अलाउड नहीं है। दैट इज व्हाट इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कंपनी की इंफॉर्मेशन का अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना, ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। और प्राइस रिगिंग होती है जानबूझकर शेयर मार्केट पे अपने शेयर के प्राइसेस को बढ़ाना या घटाना अपने बेनिफिट के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए। दैट इज व्हाट प्राइस रिगिंग। तो सेबी एश्योर करता है कि इस तरीके की चीजों को रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले तो फ्रेडुलेंट एक्टिविटी को प्रोहिबिट करेगा, कंट्रोल करेगा ऐसी एक्टिविटी को, नेसेसरी स्टेप लेगा जो भी इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, और कोशिश करेगा कि फेयर प्रैक्टिसेस एश्योर करे, प्रमोट करे कि फेयर प्रैक्टिसेस वहां पर हो, राइट। अब रेगुलेटरी फंक्शन में तो रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन वर्ड का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या वर्ड है? प्रोहिबिशन, कंट्रोलिंग और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन पर ध्यान देना। 3 मेन वर्ड, रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन, ये 2 वर्ड इसमें मेन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर सेबी करवाती है, ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई कलेक्टिव एजेंसीज हैं, स्कीम्स हैं जिनके तहत शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उनका रजिस्ट्रेशन भी सेबी ध्यान रखती है। जितनी भी टेक ओवर बिड्स होती है उनको देखती है कंपनी सेबी
कि ये कंपनी उस कंपनी को टेक ओवर कर रही है, ये बैंक उस बैंक को टेक ओवर कर रहा है, तो क्या पीछे रीजन है? कहीं इन्वेस्टर को डिफ्रॉड तो नहीं कर रहे, कहीं इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके की बिड्स तो नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो उस पर ध्यान देती है। इसके अलावा जितने भी ब्रोकर सब ब्रोकर्स हैं उन पर भी पूरा रेगुलेशन रखती है, उनकी टाइम टू टाइम कोड ऑफ कंडक्ट तय करना, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ये भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आता है। इसके अलावा जितने भी टाइप के फीसेस चार्ज किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको तय करने का काम भी सेबी करती है। इसके अलावा किसी भी कंपनी भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में कोई इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करने का भी राइट रखती है, और इस तरीके से वो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है कि सही तरीके से ये सिस्टम चले, राइट। और लास्ट है हमारे पास डेवलपमेंट फंक्शन, जिसमें जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ब्रोकर, सब ब्रोकर, इसे सेबी के थ्रू जो है ट्रेनिंग दी जाती है, रिसर्च कंडक्ट करती रहती है डिफरेंट कंपनीज पर, स्टॉक एक्सचेंजेस पर, और उस रिसर्च को पब्लिश भी करती है ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सही डिसीजंस ले सकें। इसके अलावा जो भी ज़रूरी स्टेप लगता है सेबी को कैपिटल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, वो स्टेप भी ज़रूर लेती है सेबी। तो ये थे आपके पास 6 क्वेश्चन 20 मिनट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।